तो भाई आज हम शुरू करेंगे हमारे एक स्पेशल सीरीज जिसके अंदर हम सारे के सारे क्वेश्चंस की बात करेंगे जो हमारे एग्जाम्स में आने वाले हैं। ठीक है भाई, तो जरा उन क्वेश्चंस की तरफ ध्यान से देखें। हम आज माइक्रो इकोनॉमिक्स को खत्म करेंगे जिसमें हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स में लगभग मेरे अकॉर्डिंग आपके जो चैप्टर्स आ रहे हैं, पहला चैप्टर यानी इंट्रोडक्शन, दूसरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तीसरा चैप्टर हमारा डिमांड, चौथा चैप्टर हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पांचवा चैप्टर हमारा प्रोडक्शन फंक्शन, छठा चैप्टर हमारा कॉस्ट और सातवां चैप्टर हमारा रेवेन्यू। राइट है ना। और एक आधा चैप्टर अगर सप्लाई का होगा तो आ रहा होगा, अदरवाइज इतना ही कोर्स आपका लगभग आ रहा है। राइट है ना। तो जरा शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन कंफर्म एग्जाम्स में होंगे हमारे लिए। कैसे है वो क्वेश्चन जरा देखते हैं भाई। सबसे पहले अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, किसकी बेटा? इंट्रोडक्शन चैप्टर की। तो अगर हम इंट्रोडक्शन चैप्टर की बात करते हैं, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास आता है वो है हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है। व्हाट आर द मेन सेंट्रल प्रॉब्लम्स। तो पहला क्वेश्चन ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बन जाता है। व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। दूसरा अगर हम बात करें तो हमारे पास डिफरेंस होगा माइक्रो और मैक्रो का, मतलब कंफर्म है ये पेपर में आएंगे ये क्वेश्चंस। तो हम कहते हैं डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। राइट है। नेक्स्ट वन इज नंबर 3। हम बात करते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। राइट। तो ये भी हमारे लिए क्या है? डिफरेंस बिटवीन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। याद रखिए ये क्वेश्चंस इनमें से हर हालत में आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। ये क्वेश्चंस मतलब 90% आपके पेपर में आ गए समझो। राइट है, बात समझ में आता है। दूसरा, एक एक नंबर के लिए क्वेश्चन क्या होगा। अगर हम बात करें फॉर 1 मार्क्स और 2 मार्क्स, अगर हम बात करें 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के लिए, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है? कुछ डेफिनेशंस हैं यार, जैसे स्कार्सिटी की डेफिनेशन। दूसरा इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी, एक इकोनॉमी की डेफिनेशन हमारे पास बहुत ज्यादा आती है। राइट है ना। या इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ इस टाइप से क्वेश्चन होगा, what to produce is related to which kind of problem। यानी what to produce किससे रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो अब हम ये कहते हैं कि भाई हमारे सामने प्रॉब्लम क्या है, कि हमारे सामने क्वेश्चन है कि व्हाट टू प्रोड्यूस इज रिलेटेड टू विच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। इसी तरीके से हाउ टू प्रोड्यूस इज रिलेटेड टू विच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो हम यहां पर ये कहेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस इज रिलेटेड टू एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, हाउ टू प्रोड्यूस इज रिलेटेड टू टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, एंड इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन फॉर हुम टू प्रोड्यूस इज रिलेटेड टू विच काइंड ऑफ प्रॉब्लम, इट इज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। याद रहेगी ये बात? ओके जी। तो ये
3 क्वेश्चंस यहां पर बन गए। हाउ टू प्रोड्यूस related to which kind of problem, related to which kind of problem, and number 5th, for whom to produce is related to which kind of problem। कई बुक्स में ये पहला चैप्टर सिर्फ इतना ही है, लेकिन कई बुक्स ऐसी हैं जिसमें उसमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को भी जोड़ दिया गया है, राइट है। यानी कि पीपीसी बहुत 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, हम नहीं छोड़ सकते उसे। समझ लीजिए कई बार तो पेपर में आधे से ज्यादा पीपीसी कर्व के बारे में पूछा जाता है कि पीपीसी कर्व क्या है, या शिफ्टिंग इन पीपीसी कर्व क्या होता है, रोटेशन इन पीपीसी कर्व क्या होता है, पीपीसी की मेन विशेषताएं क्या हैं, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर हम कहें और क्वेश्चंस बढ़ाएं तो इसमें जैसे व्हाट इज पीपीसी, पीपीसी मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, राइट। और साथ ही साथ व्हाट आर इट्स मेन फीचर्स, व्हाट आर इट्स मेन फीचर्स। नंबर 6, इसी तरीके से हम बात करेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में, क्या कि पीपीसी कर्व जो होता है वो अपवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होता है, राइट। एक्सप्लेन राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी। यह है आपका पहला चैप्टर, यानी कि इंट्रोडक्शन टू माइक्रो। इससे ज्यादा आपके क्वेश्चंस में नहीं आएगा, बस इनको करके जाइए, समझो ये चैप्टर खत्म। अब बात करते हैं हमारे सेकंड चैप्टर की, जिसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, राइट। अब जरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में अगर हम जाने, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हमारे लिए क्या जरूरी है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, जिसे हम कहते हैं क्या, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये 2 जगह आएगा, एक यहां और एक प्रोडक्शन फंक्शन में, राइट है ना, क्लियर है। तो जरूरी है हम इसको यहीं पे खत्म कर लें, राइट। इसके अलावा हमारे पास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की 2 डेफिनेशंस या कहें 2 बेसिस होते हैं, जिनके बेस पर हम कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम इक्विलराइज करते हैं। वो है कार्डिनल अप्रोच और एक ऑर्डिनल अप्रोच, राइट है। कार्डिनल अप्रोच बहुत रेयर पूछा जाता है, मेनली किसको पूछेगा, ये ऑर्डिनल अप्रोच। और ऑर्डिनल अप्रोच में भी आपको सिर्फ क्या पूछेगा, देखो मेन, वैसे छोटे क्वेश्चंस भी होंगे इसके अंदर, स्मॉल क्वेश्चंस जिसमें 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, जैसे व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो याद रखिएगा, द पॉइंट एट विच कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन बाय हिज स्पेंडिंग इज कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यानी वो पॉइंट जहां पर एक कंज्यूमर को अपने पैसे खर्चने से सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इज दैट क्लियर। इसके अलावा हम कहते हैं सर और क्या क्वेश्चन हो सकता है इसके अंदर, एक बेटा क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसे हम कहते हैं यूटिलिटी। क्या है बेटा, यूटिलिटी, या इसको कहे एक्सप्लेन यूटिलिटी, ज्यादा बेस्ट होगा, एक्सप्लेन यूटिलिटी। एक्सप्लेन यूटिलिटी
कॉमा यूटिल एक्सेट्रा। इनको याद रखिए भैया। यूटिलिटी क्या है, क्या होती है यूटिलिटी? यूटिलिटी इज अ मेजर विच मेजर द सेटिस्फैक्शन ऑफ लेवल, है ना। और यूटिल क्या है? इट इज ए मेजरमेंट ऑफ पावर, या कहें इट इज ए पावर टू मेजर, हमारी सेटिस्फैक्शन को जो मेजर कर दे वो क्या है? यूटिल। यानी यूटिल इज द क्वांटिटी ऑफ अ गुड, एक चीज की क्वांटिटी क्या कहलाती है? यूटिल। और हमारी सेटिस्फैक्शन को किस दायरे में हम नापते हैं उसे कहते हैं यूटिलिटी, राइट है। द नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन अगर हम ले इसमें, इंडिफरेंस कर्व, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते। इंडिफरेंस कर्व क्या है? राइट, और इसकी अजम्पशन, राइट इट्स अजम्पशन, अजम्पशन समझो पेपर में आ गया, राइट है ना, क्लियर है। इसके अलावा इस चैप्टर में से मैक्सिमम ज्यादा कुछ आएगा नहीं। अब हम चलते हैं हमारे डिमांड चैप्टर पर, जरा डिमांड चैप्टर को भी देखें। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन और अगर हम लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब ये भी मैंने बताया डीएमयू किसे कहते हैं, है ना। क्या है वो? नंबर 4, कार्डिनल अप्रोच, कार्डिनल अप्रोच। इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन होगा इस कार्डिनल अप्रोच का, और वो क्या होगा? assumption of cardinal approach, cardinal approach कि कार्डिनल अप्रोच की मेन अजम्पशन क्या है। याद रखिएगा कार्डिनल अप्रोच जो है वो किस पर बेस्ड है? डीएमयू पर, यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आगे चलते हैं हम हमारे डिमांड के चैप्टर पर। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दोनों चैप्टर को इकट्ठा ले लेते हैं, ज्यादा बेस्ट होगा। सबसे पहली चीज याद रख लीजिएगा, न्यूमेरिकल। एक 3 नंबर का न्यूमेरिकल 100% आना ही आना है, जिसमें हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के लिए कहेगा। और वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किससे निकलेगी? हमारे 2 फॉर्मूलों से। 2 फॉर्मूले कौन से हैं भाई? हमने कहा था सर ईडी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, या फिर हम कहते हैं दूसरा हमारा फॉर्मूला क्या है? ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। याद रखिएगा, ठीक है जी, याद रखिएगा बिल्कुल अच्छे से। ये तो न्यूमेरिकल एक 3 नंबर का है ही, मतलब आना ही आना है। ये 3 नंबर फ्री के नंबर हैं, राइट। दूसरा अगर हम बात करें किसकी? मेन फैक्टर्स which influence डिमांड। कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी किसकी वजह से डिमांड कभी ज्यादा तो कभी कम हो जाती है, राइट है। एक क्वेश्चन जिसको मैं कह सकता हूं कि भैया ये तो क्वेश्चन जितना मर्जी इंपॉर्टेंट लिख लो इसके आगे, ये 100% पेपर में आ गया। ये क्या है? डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंशन इन डिमांड एंड कंट्रैक्शन इन डिमांड। या यही क्वेश्चन और भी तरीके से आ सकता है। मैंने जब आपको ये चैप्टर करवाया था तो उस चैप्टर में हमने 8 या 10 तरीके से इस क्वेश्चन को किया था। तो ये समझ लीजिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो डेफिनेटली ये पेपर में जरूर आएगा 3 या 5 नंबर में।
तो ये क्वेश्चन और क्या हो सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन increase in demand and decrease in demand, राइट है। तो ये तो कंफर्म है, ये पेपर में क्वेश्चन आने ही आने हैं, कोई इफ कोई बट नहीं है, 100% आने हैं ये क्वेश्चन हमारे। इसके अलावा अगर हम बात करें और किसी क्वेश्चन की, तो हमारे पास इलास्टिसिटी और डिमांड, या इसमें से अगर हमें चॉइस करने के लिए क्वेश्चन मिल जाए कि भाई हमारे पास कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, तो काफी हद तक हमारे पास क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। यानी बेटे याद रखो, मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि यह भी क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता, राइट डाउन द सिचुएशन वेयर द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई। या फिर हमने कहा राइट डाउन द सिचुएशन वेयर द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई, या explain the situation where price and demand has direct relation। वैसे नॉर्मली क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, लेकिन यहां पर क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, राइट है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। नंबर 5, डिफरेंशिएट बिटवीन individual demand schedule and market demand schedule। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन हमसे यही पूछे जाने वाले हैं, इन्हीं के बारे में बार बार हमसे पूछेगा वो। तो ये सारे क्वेश्चंस हमें खत्म करने ही हैं हर हालत में, अगर हम अच्छे नंबर चाहते हैं, अगर हमें चाहिए कि भाई हमारे पेपर्स में कहीं पे भी कुछ हमसे छूटे नहीं, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट है। नेक्स्ट आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास कौन सा है, कॉस्ट का। कौन सा, कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात अगर हम करें, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में सिर्फ एक क्वेश्चन आ जाना चाहिए, अब क्या हो गया भाई, कोई परेशानी आ गई, ज्यादा परेशान हो जाते हैं, ज्यादा लंबी क्लास हो गई है सर, प्रोडक्शन फंक्शन है। हाँ जी, कोई बात नहीं, पहले कॉस्ट का लिख लेते हैं, उसके बाद प्रोडक्शन फंक्शन का भी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसकी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की, तो यहां पर हमारे लिए बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा, हम कहते हैं भाई डिफरेंशिएट बिटवीन fixed factor of fixed cost and variable cost। बहुत इंपॉर्टेंट, यानी डिफरेंस पूछेगा हमसे किसका, टोटल फिक्स कॉस्ट का और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। या हमारे सामने ये जो डिफरेंस है, ये 3-4 है यहां पर। एक डिफरेंस अगर हम कहें, डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन पीरियड। तीसरा एक और हम कहते हैं, वो कौन सा है,
अगर हमसे कहा जाए एक क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट, समझ लेना, ये आएगा ही आएगा, रिलेशन। अब रिलेशन क्या, किसका बेटा? रिलेशन ऑफ टीसी, टीवीसी एंड टीएफसी, एंड टीएफसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब समझो पेपर में आ गया ये, कोई नहीं रोक सकता इस क्वेश्चन को आने के लिए पेपर में। 100% डेफिनेटली पेपर में आएगा ये क्वेश्चन, 3 नंबर जरूर देकर जाएगा ये, और हो सकता है गायब भी हो जाए, है ना। इसी तरीके से हमारा एक न्यूमेरिकल भी कंफर्म है इसमें से। न्यूमेरिकल हमारे लिए 3 नंबर लेकर आएगा भाई। हमने न्यूमेरिकल बताया था जिसमें हमने टीसी और टीक्यू की वैल्यू दे दी जाएगी और बाकी चीजों की वैल्यू निकालनी होगी, जैसे टीएफसी की वैल्यू, टीवीसी की वैल्यू, एएफसी, एबीसी एंड सो ऑन, है ना। वो आसानी से निकाल पाएंगे, हमने फॉर्मूले सारे जनरेट किए हुए थे, सारे फॉर्मूले बताए थे, तो उसके बेस पर निकालेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट, इस चैप्टर में और क्या हो सकता है, तो 3 नंबर की अलग अलग एक्सप्लेनेशन आ सकती है, किस पर? टीएफसी पर और टीवीसी पर। डिफरेंशिएट तो है ही, लेकिन इनकी अलग से एक्सप्लेनेशन भी आ सकती है, जैसे एक्सप्लेन टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट। यहां पर याद होगा आप लोगों को, मैंने एक चीज बताई थी कि जो हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट होती है वो कभी भी हमारी जीरो नहीं हो सकती। उसका रीजन भी मैंने बताया था भाई। किसी भी काम में जब हम कुछ फिक्स्ड फैक्टर्स को यूज करते हैं, जैसे एक बिल्डिंग जो हमने रेंट पे ली, पैसा जो हमने इंटरेस्ट पर लिया, राइट है ना, तो हमें ये जो कॉस्ट है ये तो हर हालत में बियर करनी ही पड़ती है, चाहे हमारा प्रोडक्शन हो या ना हो, तो हमारी ये कॉस्ट जीरो नहीं हो सकती। तो याद रखिएगा, हमारे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकती। इसका मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का हमारे प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन इसके अपोजिट अगर बात करें टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो वो हमेशा डायरेक्टली रिलेटेड होती है किससे? लेवल ऑफ प्रोडक्शन से। एज मच एज योर प्रोडक्शन विल इंक्रीज, देन व्हाट? योर वेरिएबल कॉस्ट विल आल्सो इंक्रीज। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट घटेगी, प्रोडक्शन घटेगा तो कॉस्ट भी घटेंगी। इवन अगर आपका प्रोडक्शन जीरो हो जाए बेटा, तो ये कॉस्ट भी जीरो हो जाती है। इज दैट क्लियर? कोई डाउट इसमें? चलें आगे, बढ़िया। सो इतना काफी है मेरे ख्याल से इस चैप्टर के लिए। एक्सप्लेन टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। हाँ जी, नहीं वो जरूरत नहीं है हमें। अब देखो और क्या हो सकता है, ये भी हो गया हमारे लिए। अब हम बात करेंगे किसकी, कौन से चैप्टर की? प्रोडक्शन फंक्शन की बेटा। किसकी? प्रोडक्शन फंक्शन। देखिए प्रोडक्शन फंक्शन, अगर हम बात कहें प्रोडक्शन फंक्शन की, तो सबसे पहली चीज तो फंक्शन कहते किसे हैं हम? प्रोडक्शन फंक्शन हो, डिमांड फंक्शन हो, या फिर हो सप्लाई फंक्शन। तो फंक्शन बहुत आसान समझ लेते हैं हम, छोटी सी भाषा समझते हैं। फंक्शन इज ऑलवेज शोज द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाटएवर दे आर आस्किंग अस। जैसे डिमांड फंक्शन, तो हमने कहा डिमांड फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इट्स इन्फ्लुएंस फैक्टर इज कॉल्ड डिमांड फंक्शन। सप्लाई फंक्शन क्या है सर? द फंक्शन विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड इट्स इन्फ्लुएंस फैक्टर। इसी तरीके से प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन इज आल्सो अ फंक्शन विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन एंड इट्स इनपुट्स, यानी उसको इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर की हमारे जो प्रोडक्शन बढ़ेगा या कम होगा किसकी वजह से होगा? हमारे आउटपुट की वजह से या हमारे इनपुट की वजह से। हमारा आउटपुट किसकी वजह से चेंज होता है? इनपुट की वजह से। मतलब समझ रहे हो कि भैया पुराने जमाने में कहा करते थे, भैया जितनी चीनी डालोगे
उतनी चाय मीठी होगी, है ना, होगा ना ऐसा। इसी तरीके से जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट हम बिजनेस में करेंगे उतना ही फ्रूटफुल रिजल्ट आएंगे। जितना हम ज्यादा मशीन इन्वेस्ट करेंगे उतनी ही ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो बड़ा क्लियर सा फंडा है। तो हम क्या कह रहे हैं, प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन एंड इट्स इन्फ्लुएंस फैक्टर या इनपुट्स। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब प्रोडक्शन फंक्शन की डेफिनेशन तो मैंने बता ही दी है, तो ये तो याद ही रहेगी। मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, इसको हम कह देते हैं मीनिंग। ओके जी। अब यहां पर 100% नो इफ नो बट, समझो आ गया पेपर में क्वेश्चन, और आएगा भी कितने का, या तो 3 नंबर का या 5 नंबर का। क्या क्वेश्चन है सर? एक्सप्लेन द रिटर्न्स टू अ फैक्टर, द रिटर्न्स टू अ फैक्टर। घबराना मत अगर इसका दूसरा नाम आ जाए, घबराना मत, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर वही रहने वाला है। क्या है? एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्या है? एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। याद होगा आप लोगों को ये बताया था मैंने कि जब जब हम प्रोडक्शन को एनहेंस करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें फैक्टर्स को बढ़ाना पड़ता है। अब क्योंकि ये जो वेरिएबल प्रोपोर्शन है, ये एक वेरिएबल प्रोपोर्शन थ्योरी अपने आप में क्या कह रही है, ये एक शॉर्ट रन थ्योरी है। क्या है? शॉर्ट रन थ्योरी। और याद होगा शॉर्ट रन थ्योरी में किसमें क्या चेंज होता है भैया, सारे फिक्स फैक्टर सेम रहते हैं, क्या बदलता है, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स चेंज होते हैं। यानी आप प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो, लेकिन किससे किससे भैया, हम सिर्फ अपने वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करेंगे। जैसे लेबर बढ़ा दी, टाइम पीरियड बढ़ा दिया काम का, 2 शिफ्ट में काम कर लिया, रॉ मटेरियल ज्यादा बना लिया, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा यूज कर ली, इस तरीके से हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। लेकिन हम इसमें वेरिएबल फैक्टर को ही चेंज कर सकते हैं, सिर्फ फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते। जैसे मशीनें चेंज नहीं कर पाएंगे आप, बिल्डिंग नहीं चेंज कर पाएंगे आप, राइट है ना। तो आप ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, इट शोज दैट इफ वी वांट टू इंक्रीज ओवर प्रोडक्शन, वी हैव टू चेंज only variable factor while all the fixed factor will remain constant, as because it is a short run theory. Is that clear? बात समझ में आती है? अब अगर ये शॉर्ट रन थ्योरी है और हमने कहा सर हमने प्रोडक्शन के फैक्टर को चेंज किया, तो जरूरी नहीं है कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा हमेशा। ये 3 तरीके का हो सकता है। कौन कौन सा बेटा? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर एंड नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। समझ में आई बात? यानी हमारा प्रोडक्शन नए फैक्टर्स को लगाने से बढ़ भी सकता है, कांस्टेंट भी रह सकता है और नेगेटिव भी जा सकता है। समझ में आई बात? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी तीनों की तीनों चीजें जरूर ध्यान से समझ लेना यार। हमने क्या कहा? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, दूसरा डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, और तीसरा नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर, नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। याद रखिएगा बेटा, इन तीनों में से इनके कॉजेस भी आ सकते हैं कि व्हाट आर द मेन कॉजेस ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, व्हाट आर द रीजन और कॉजेस ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। तो ये बहुत अच्छे से कर लेना है। मतलब
100% गारंटी है ये क्वेश्चन तो इंडिविजुअली आएगा ही आएगा, नो इफ नो बट, 100% आना ही आना है इस क्वेश्चन ने, राइट। कितने चैप्टर्स कर दिए हमने, देखो जरा ध्यान से। अगर हम देखें सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन टू माइक्रो किया एक, फिर उसके बाद हमने दूसरा चैप्टर लिया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तीसरा चैप्टर हमने लिया डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, चौथा चैप्टर हमने लिया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पांचवा चैप्टर हमने लिया प्रोडक्शन फंक्शन। हाँ, 2 चैप्टर वो हो गए, तो हमारे 6 चैप्टर हमने आज कंप्लीट किए। यानी कि समझ लीजिए ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जितना आपका कोर्स आ रहा है बस यही है, राइट है जी। चलिए मिलते हैं बाकी नेक्स्ट क्लास में, सी यू टिल देन, गुड बाय।